फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन। उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कर लेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन। दोस्तों फर्स्ट क्लास फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमने एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें, उसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे ग्रेट। हम यहाँ पे एरो फंक्शन लेंगे और इसके अंदर हम जो प्रिंट करवा देंगे वो प्रिंट करवा देंगे हेलो वर्ड को। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे हेलो वर्ड। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे से हेलो और इसको हम इक्वल कर देंगे ग्रेड के। अब ये ऊपर हमने एक एरो फंक्शन डिफाइन किया था, अब उस एरो फंक्शन को हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया, तो इससे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। और इसको अगर हम प्रिंट करवाना चाहूँ तो सिंपली मैं कंसोल लॉग के अंदर इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। प्रिंट के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे से हेलो जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम एज अ फंक्शन पास करेंगे। अब सेव करा और ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ड। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब फर्स्ट पे हमारे पास आ गया फर्स्ट क्लास फंक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है प्योर फंक्शन। यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूंगा प्योर फंक्शन। दोस्तों प्योर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको आप एक दफ़ा कोई मतलब फंक्शनैलिटी लगा दो या कोई भी वैल्यू लगा दो, फिर आप उसको चेंज ना कर सको। ये नॉर्मली आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो इसी तरह से आप डिफाइन करते हो। अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यूज़ प्लस में दी हैं तो वो प्लस ही होंगी, अगर आपने कोई वैल्यूज़ उसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर दी हैं तो मल्टीप्लाई होंगी। मतलब जो भी आप उसको फंक्शनैलिटी असाइन करवा दो उसकी फंक्शनैलिटी तो वही रहेगी, उसे बोलते हैं प्योर फंक्शन। अब प्योर फंक्शन को लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड को मैं इक्वल कर दूंगा। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास करूँगा ए और बी को। अब जो ए और बी है इसकी मदद से मैं कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, मैं ए और बी को यहाँ पे प्लस करवा देता हूँ। ए और बी को प्लस करवा दिया और सिंपली यहाँ पे मैं कंसोल लॉग और कंसोल लॉग के अंदर मैं ऐड फंक्शन को कॉल किया और मैं वैल्यूज़ दूंगा 3 और 3 कि मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। सेव किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6। अब मैंने इसको प्लस किया और यहाँ पे इसको वैल्यू दी, ये हर बार प्लस ही होगा। हम नॉर्मली फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, उन फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर फंक्शन। अब प्योर फंक्शन के बाद हमारे पास होता है इम्यूटेबिलिटी। दोस्तों इम्यूटेबिलिटी ऐसी चीज़ होती है फंक्शन के अंदर, या ऐसे फंक्शन होते हैं जब एक दफ़ा उसको कोई भी आप वैल्यू लगा दो, कोई भी आप स्ट्रक्चर लगा दो, फिर आप उस स्ट्रक्चर को चेंज ना कर पाओ, उससे हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। उसको हम किस तरह से लगाते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट लगा लेता हूँ इम्यूटेबिलिटी। इम्यूट का मतलब है कि हम इसको म्यूट नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने जो फंक्शन लगा दिया, एक दफ़ा जो हमने फंक्शनैलिटी लगा दी, जो भी एक डाटा फ्लो लगा दिया, डाटा का एक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, फिर उस स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं करवा सकते। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रीवियसली आपने सारी सीखी हैं, लेकिन अब मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ तो आपको पता हो कि इसमें इम्यूटेबिलिटी क्या है, इसमें प्योर फंक्शंस क्या हैं और इसके अलावा फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या हैं। ये थोड़ा इंटरव्यू के लिए ज़्यादा आपके लिए ना ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा नंबर्स और नंबर्स को मैं इक्वल कर दूंगा 1, 2 और 3 के। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूंगा न्यू नंबर्स और न्यू नंबर्स को मैं इक्वल कर दूंगा, यहाँ पे एक एरे लूँगा। अब एरे के अंदर मैं जितने भी मेरे पास ऊपर थे नंबर एरे के अंदर वो सारे इस तरह से कॉल कर लूँगा, इसे बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगा के और इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दूंगा 4। अब मैं यहाँ पे कंसोल और लॉग के अंदर आऊँगा और सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाऊँगा और उसके बाद जो मेरे पास न्यू नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे न्यू नंबर्स और सेव करा। अब मेरे पास फर्स्ट नंबर पे मेरे पास पहले वाला एरे आ गया और सेकंड पे मेरा सेकंड वाला एरे आ गया। अब इसके अंदर इसने 4 वैल्यू जो है उसको ऐड कर दिया, लेकिन इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया। नॉर्मल हमारे पास ऐसे ही होता है, तो इसे हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। मतलब एक दफ़ा हमने जो फंक्शनैलिटी लगा दी, फिर उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू ऐड होगी, लेकिन डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे पास होते हैं HOC हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन। अब हाई ऑर्डर फंक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो मौजूद है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी और आई बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको उस वीडियो का URL मिल रहा होगा। तो आप वहाँ जाके हाई ऑर्डर फंक्शन को इन डिटेल जो है वो समझ सकते हो। लेकिन नॉर्मली हाई ऑर्डर फंक्शन का मतलब होता है कि जब आप अपने बनाए हुए फंक्शंस को दूसरे फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट या एज पैरामीटर पास कर देते हो। कोई भी आपने फंक्शन लगाया,
अब एक और फंक्शन आप लगा रहे हो, चाहे वो ग्लोबल फंक्शन है चाहे लोकल फंक्शन है। ज़्यादातर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस क्रिएटेड होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम दूसरों के अंदर भी कर सकते हैं। तो जो भी हमने एक फंक्शन लगाया उसको दूसरे फंक्शन के एज अ पैरामीटर पास कर दिया, उसे हम बोल देंगे HOF, हाई ऑर्डर फंक्शन। तो उसको हम किस तरह से लगाते हैं, उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगूंगा और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूंगा मल्टीप्लाई बाई, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दूंगा फैक्टर। अब मैं ये ना एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं दूंगा एक और फंक्शन, एक और इसके अंदर फंक्शन आगे दे दूंगा जिसको मैं पैरामीटर दे दूंगा नंबर। अब मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ तक और उसके अंदर आगे मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया नंबर। अभी जो नंबर है इसके अंदर मैंने नंबर और जो मेरे पास फैक्टर है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा और फैक्टर। अब देखो हमने सबसे पहले कॉन्स्टेंटली और एक एरो फंक्शन लगाया। अब एरो फंक्शन आपका यहाँ तक एंड हो गया, मतलब हमने कोई भी वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद हमने एक उसको आर्गूमेंट पास करवा दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसी के आगे एक फंक्शन या हमने फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट हमने एक और फंक्शन लगा दिया जिसके अंदर हमने नंबर और फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन कांस्टेंट लूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा डबल और इसको मैं इक्वल कर दूँगा मल्टीप्लाई बाई, और मल्टीप्लाई बाई के अंदर मैं दे दूँगा वैल्यू 2। अब मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा तो मेरे पास वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। console.log, अब डबल को कॉल किया, डबल को कॉल करने के बाद अब सेकंड वैल्यू दूंगा फैक्टर वाली, सेव किया और ये आ गया 10। अब 5 को उसने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमारे पास आ गया 10। अब कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन चेंज करना चाहता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। बाकी हाई ऑर्डर फंक्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा लाजमी देखो ताकि आपके जो बाकी कंसेप्ट हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई ऑर्डर फंक्शन के बाद फंक्शन कंपोजिशन। अब फंक्शन कंपोजिशन का मतलब है कि आप दो फंक्शंस को मिला के एक अलग से फंक्शन बना दो। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा दूंगा फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन के अंदर मैं एक कांस्टेंट लूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा ऐड इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी x और इसके अंदर मैंने x और प्लस a कर दिया, मतलब ऐड के अंदर x के अंदर एक वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, फिर इसको यहाँ पे दूंगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे x और फिर बाहर आया इससे यहाँ पे, और x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, इसको मैं दूंगा कंपोज्ड फंक्शन। कंपोज्ड फंक्शन क्या क्या मतलब है कि हम दो फंक्शन को इकट्ठा करेंगे, कंपोज्ड फंक्शन, और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा x के, इससे बाहर आया यहाँ पे, और इसके बाहर आके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को कॉल करूँगा। मल्टीप्लाई को कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं एक और जो फंक्शन है उसको भी कॉल कर दिया। अब दो फंक्शन को मैंने साथ मिला दिया, मल्टीप्लाई को भी और ऐड को भी। अब दो फंक्शन यहाँ पे मैंने अलग अलग क्रिएट करे, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन को ऐड मतलब एक फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन की कंपोजिशन, मतलब हमने दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर मैं जो हमारा कंपोज फंक्शन है उसको कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं इसको जो वैल्यू दूंगा। अब सेव करा तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जिस तरह से मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10, सेव करा तो मेरे पास आ गया 22। इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके अंदर इसने दो वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एट द सेम टाइम ये मल्टीप्लाई भी हमें करवा के दे रहा है और एट द सेम टाइम हमें ये प्लस भी करवा के दे रहा है। तो इससे हम बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन, मतलब जिसके अंदर आप फंक्शंस को क्रिएट करके, दो फंक्शन को क्रिएट करके उनको मिला के एक अलग से फंक्शन बना देते। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिकरेशन। अब रिकरेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप फंक्शन को उसके अंदर खुद ही कॉल करवा देते हो, जिसकी मदद से आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट को मैं नाम दे दूंगा फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के अंदर आप एक वैल्यू साइन कर दो, इसको एक पैरामीटर पास कर दो n। अब n को पास करने के बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो, इफ़ आपकी जो अगर n वैल्यू है वो इक्वल होती है 0 के, अगर आपकी इक्वल होती है 0 से, देन रिटर्न करवा दो इसको 1। अब रिटर्न करवा दिया इसने 1। अब उसके बाद क्या करो कि आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर आओ, एक और यहाँ पे रिटर्न लगा दो।
अब रिटर्न के अंदर आप उसी n वैल्यू को जो भी हम असाइन करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो फैक्टोरियल फंक्शन, और इसके अंदर आपकी जो भी n वैल्यू होगी, जो भी हम इसको वैल्यू देंगे, उसमें से एक को माइनस कर दो। एक को माइनस करा, फिर हम यहाँ पे कंसोल लगा देंगे और कंसोल के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर दिया और इसके अंदर हमने कर दिया 5। अब सेव करा, अब जैसे सेव करा तो हमारे पास आ गया 120। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले n वैल्यू को यहाँ पे रखा, अब n वैल्यू को इसने मल्टीप्लाई करवा दिया अगेन n से। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है n-1। अब n-1 के अंदर क्या हुआ कि इसने एक जो वैल्यू है मतलब 5 में से एक को माइनस किया, 1 को माइनस किया, हमारे पास बच गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 20। अब जैसे 20 आया, अब 20 को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस रिटर्न वैल्यू के साथ, 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट 20। और हमारे चूँकि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है 1, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 120। अब जैसे अगर इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, रिटर्न की 2 करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वैल्यू इसकी डबल बन जाएगी। अब जैसे इसको मैं 2 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू डबल होगी। तो इस तरह से आप रिकर्शन की मदद से आप जो डाटा वैल्यूज़ है ना, मतलब उसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो और इसकी मदद से आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऑल्दो अभी ये आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप वेब डेवलपमेंट में या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये चूँकि आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं सारे इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप इसको अच्छे से समझ लो, लेकिन जब आप थोड़े से एडवांस प्रोजेक्ट करते हो दैन आपको इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है करिंग। अब जो करिंग है ना, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप फंक्शन को चेंज करते हो। आप फंक्शन के अंदर जितने भी आर्गूमेंट्स हैं उनको आप फंक्शंस के अंदर चेंज कर देते हो और वो हर एक को एक सिंगल वैल्यू के तौर पे लेता है। वो किस तरह से, इस तरह से यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दूंगा नाम दूंगा ऐड को मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे ए के। अब ए के अंदर मैंने एरो फंक्शन लिया, इसके अंदर ए और बी को मैं प्लस करवा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा एक कांस्टेंट, जिसके अंदर मैं लिखूँगा ऐड 5। अब ऐड 5 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ऐड 5 लिखा और यहाँ पे मैं दूंगा ऐड फंक्शन, इसको इक्वल किया और ऐड यहाँ पे दे दिया इसको 5। अब उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे कंसोल के अंदर, कंसोल लॉग, और यहाँ पे ऐड 5। अब ऐड 5 के अंदर हम यहाँ पे अगेन दे देंगे 10 यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव किया, हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, सेव किया। अब यहाँ पे मेरे पास है बी इज़ नॉट डिफाइन, वेयर इज़ बी नॉट डिफाइन, ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको ए तो असाइन किया लेकिन इसके अंदर हमने बी वैल्यू को असाइन नहीं किया, तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लूँगा और यहाँ पे मैं बी को भी असाइन कर दूँगा। अब सेव करा, अब मैं कंसोल के अंदर आएंगे तो हमारे पास आ गया 15। अब सबसे पहले इसने क्या किया, जो हमने इसको पहली वैल्यू दी इसने ऐड 5, इसने वैल्यू को 5 के अंदर ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर हमने अगेन ऐड 5 फंक्शन को कॉल करके सेकंड वैल्यू दी। तो अब ये जो फर्स्ट वाला ऐड है इसके अंदर इसने इसको पास कर दिया। अब सेकंड ऐड 5 के अंदर ये जो 10 वैल्यू है इसको इसने एज अ सेकंड जो पैरामीटर है वो पास कर दिया। अब वो किस तरह से, अब ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर जो मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं उनको एज अ फंक्शन पास किया और उनको हमने एज अ सिंगल आर्गूमेंट भी यूज़ किया। वो किस तरह से कि सबसे पहले ये एक फंक्शन एरो फंक्शन, अब एरो फंक्शन के अंदर ये भी हमने एज अ फंक्शन कॉल किया, ये भी एज अ फंक्शन कॉल किया, लेकिन जब इसको हमने वैल्यू साइन की तो ये वैल्यू इसको एज आर्गूमेंट 5 ये भी फंक्शन के अंदर हमने पास की, और ये सेकंड ऐड 5 ये भी हमारे पास फंक्शन है, तो इसको भी हमने 10 वैल्यू एज अ आर्गूमेंट पास की। क्योंकि ये फंक्शनैलिटी इस तरह से दोनों परफॉर्म करवा रहे कि ऐड देन क्या कर रहे हैं, एज आर्गूमेंट यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो ये होता है करिएंगे, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप फंक्शन को कैरी करते हो और एक फंक्शन को चेंज करने का प्रोसेस होता है। अब उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर हमारे पास आता है डिक्लेरेटिव कोड। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेरेटिव कोड। अब इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि आप अपने कोड को एक अच्छे वे में डिक्लेरेटिव स्टाइल के अंदर लिखते हो। आप इसके ऊपर फोकस नहीं करते कि क्या मतलब क्या लिखना है या क्या करना है, आप लिखते हो कि कैसे करना है। तो उसको आप एक प्रॉपर वे में जो है ना वो स्टाइल करते हो, प्रॉपर वे में कोड लिखते हो। इसके मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। हमने यहाँ पे कांस्टेंट ली, इसको हम यहाँ पे नंबर्स दिया, नंबर्स को हमने इक्वल कर दिया, कोई भी इसके अंदर हम एरे पास कर देते हैं 1 2 3 और कुछ भी हमने रैंडम सा दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा डबल।
इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर, और नंबर को मैंने यहाँ पे मैप किया। सारे नंबर्स को मैप करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू x और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एज x वैल्यू को उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ। अब ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट है चाहे 1 है 2 है 3, इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब कंसोल के अंदर जो डबल फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, सेव करा, और ये मेरे पास आगे सारा 2 4 6 10 और 12, मतलब इन सब वैल्यूज़ को उसने मल्टीप्लाई करके हमारे पास कोड को प्रिंट आउट करवा दिया। तो इससे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव कोड, जिसको हम एक अच्छे मैनर वे में लिखते हैं। अगर आपने कोई टेबल बनाने हैं या कोई भी आपने कोड ऑफ सीरीज़ बनानी है या कोई भी आपने नंबर आपको रिपीटेडली चाहिए तो आप इस तरह से उसको बना सकते हो। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है अवॉइड साइड इफ़ेक्ट। अब अवॉइड साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आप कोई भी फंक्शन लिखते हो, आप चाहे उसको आउटसाइड फंक्शन को लिख देते हो या इनसाइड फंक्शन लिख देते हो, तो वो आप क्या करते हो, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट, आप अपने फंक्शन को ख़राब करने से बचते हो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, यहाँ पे ऊपर मैं कमेंट लगा देता हूँ, अवॉइडिंग साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट दूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा प्योर फंक्शन। अब प्योर फंक्शन को मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा, इक्वल करने के बाद इसको दूंगा मैं यहाँ पे एरे, और यहाँ पे मैं दूंगा ARR। ये एज चाहे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एज एरे लगा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसके अंदर मैंने एरे असाइन करना है। तो यहाँ पे मैप, और मैप के अंदर मैं दूंगा x यहाँ पे, और x को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अगेन 2 के साथ। अब यहाँ पे नीचे आऊँगा और कंसोल के अंदर मैं प्योर फंक्शन को कॉल करा। अब प्योर फंक्शन के अंदर मैं एक जो एरे है वो लगा दूंगा 1 2 3 और 4, 4 वैल्यू दी। अब इसको सेव किया तो मेरे पास आ रहा है ये अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं प्योर फंक्शन को कॉल करा है लेकिन ऊपर मेरे पास कोई ना कोई आई थिंक मिस्टेक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्योर फंक्शन इज इक्वल टू एरे और एरे मैप, ये भी मेरे पास ठीक है, x और x मल्टीप्लाई विद 2, और इसको एरे को हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे देना है। तो पैरामीटर के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब सेव किया तो अब इसने अगेन हमारे पास सेम तरह का रिजल्ट प्रिंट करवा दिया 2 4 6 8, जिस तरह से मैंने प्रीवियस के अंदर एक कोड को सीक्वेंस के अंदर लिखा जिसे हमने डिक्लेरेटिव कोड का। तो सेम वे में आप जो अवॉइड साइड इफेक्ट्स वाला फंक्शनैलिटी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर। आई होप आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट काफ़ी हद तक समझ आए होंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर लगा सकते हैं। ये जितने भी थे ये सारे ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं जो एज अ थ्योरी आप अपनी जो कोडिंग है उसके अंदर इस्तेमाल करते हो। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं ऊप को। ऊप के अंदर आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर अप हो जाएंगे।